वेलकम एवरीवन। हमारी सीए इंटर 0 to 50 सीरीज चल रही है जिसमें हमने लिवरेज ओवरऑल निपटा लिया है। कैपिटल अपना एक और रेशियोज पूरा निपटा लिया, फाइनेंशियल रेशियोज। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें कंसेप्ट पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं, फिर टीवाईके करते हैं, फिर पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करते हैं। पूरी ये बैच बिल्कुल अपनी 0 to 50 वाली फ्री है। उसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो आप लाइव में जाके, जैसे यहाँ पर आप जैसे ही चैनल खोलोगे है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लाइव सेशन में जाओगे। यहाँ पर ये आपको प्लेलिस्ट में 0 to 50 बैच मिल जाएगी। यहाँ पर आप रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। अगर आप लाइव में जाओगे तो यहाँ पर आपको 4 डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे किसके, प्रैक्टिस बैच के। तो अगर आपको ज्वाइन करना है 1500 कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 3rd चैप्टर, नया चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट का रिविजन। ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है पहले ये बताओ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको समझाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रेसिजुअल नोट्स भी हमारे उठाने पड़ेंगे। रेसिजुअल वर्किंग ये रही। ठीक है, एक कंपनी है ना, एक कंपनी है हमारी, क्या, एजे वर्चुअल्स। ठीक है, एजे वर्चुअल्स कंपनी है हमारी, जिसमें शेयर होल्डर्स है बहुत सारे लोग, पब्लिक कंपनी है। ठीक है, ओके सर। अब इसमें आप एक चीज़ समझना, ये जैसे क्या होता है, दो टाइप की चीज़ होती है, एक फाइनेंसिंग, एक इन्वेस्टिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग मतलब क्या, फाइनेंसिंग मतलब इक्विटी वालों ने पैसा डाला एजे वर्चुअल्स में, अरविंद सर ने पैसा डाला। ठीक है, डेट में क्या, डेट में मान लो हमने लोन लिया, डिबेंचर्स इशू किए, बोरोइंग्स की, अनसिक्योर्ड की, सिक्योर्ड की, वॉट। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा बहुत रिटेन्ड अर्निंग से भी पैसा आ जाता है ना। फिर थोड़ा बहुत अपना क्या, प्रेफरेंस शेयर से भी पैसा आ जाता है। तो हम इतनी जगह से अलग अलग तरह से पैसा हम अर्न करते हैं। अर्न क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनको हम कहाँ लगाते हैं, इनको हम लगाते हैं फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह हो गई। फिर हम इसमें करंट असेट्स में लगाते हैं, हमारे स्टॉक वगैरह बिल्ड होते हैं, कैश में हम मेंटेन करते हैं, इस टाइप से। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाता है, ये पार्ट हो जाता है फाइनेंसिंग। ठीक है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह। ये होता है इन्वेस्टिंग, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह। वर्किंग कैपिटल भी इसका ही पार्ट हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब आप क्या करते हो, आप अलग अलग सोर्स से पैसा लेते हो। डिबेंचर मिल रहे, मान लो 10% पे आपने दिया, तो आपको 10% फिक्स्ड कॉस्ट आपको सामने वाले को देना है। ओके सर। रिटेन अर्निंग, जो इक्विटी की केई मान लो, इसको बोलते हैं केई। केई मान लो 12% है, तो के आर भी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी 12% आप मान सकते हो जनरली, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो। प्रेफरेंस शेयर का, सर प्रेफरेंस शेयर का मान लो 8% है। तो ऐसे सबकी अलग अलग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अगर सबका सेम होता तो फिर अलग अलग क्या होता, डिफ्रेंशिएट क्या चीज़ करता। अगर मान लो इक्विटी वाला रिस्क ले रहा है तो उसको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए, डिबेंचर वाला रिस्क फ्री है तो उसको रिटर्न भी कम चाहिए। प्रेफरेंस वाले को आप 11% पे रख सकते हो अगर आपको ऐसा रखना है तो आइडियली। ठीक है, ये आपकी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की थ्योरी समझते हैं। आपको एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया क्या, मुझे एक बार बता दो, अनम्यूट करके एक बार बता दो, फंडामेंटल जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्लियर हो गया क्या? ओके, परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, इफ़ वी डोंट लर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल द फर्म में एंड अप इन लॉसेस। क्यों? क्योंकि हम गलत जगह से लोन उठा रहे हैं, हम कमा कम रहे हैं लेकिन हम ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब हमारा कॉस्ट जो फाइनेंसिंग का है और जो अर्निंग का है, अर्न हम लेट से 10% कर रहे हैं और हमने लोन 15% का ले रखा है, 12% का ले रखा है। तो आप कमा अगर 10% रहे हो तो क्या आप 12%, 15% रीपे कर पाओगे क्या लॉन्ग टर्म में? कर पाओगे क्या, एक बार ये खुद से पूछो। ये अगर आप नहीं कर पाओगे तो मतलब आप एंड अप हो जाओगे लॉसेस में, मतलब आपको लॉस बियर करना पड़ेगा और धीरे धीरे कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी 2 स्टेप्स है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने की। हम जब पहली चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवीजन है। कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिर्फ एक ब्रशअप कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, बाकी ये रेगुलर क्लास में और डिटेल में अपन पढ़ाते हैं। पर अपनी ये है क्या, फास्ट ट्रैक बेस्ड, प्रैक्टिस बेस्ड और कॉन्सेप्ट, मतलब इसका फोकस अपना क्या है, क्वेश्चन बेस्ड है। तो आपको मैं समझा देता हूँ, उसके अलावा अपने को फोकस क्वेश्चन पे करेंगे। क्वेश्चन बनते जाएंगे तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट भी और बिल्ड होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, देर आर 2 स्टेप्स। क्या, कैलकुलेट करो आप स्पेसिफिक कॉस्ट। मतलब स्पेसिफिक कॉस्ट मतलब आप डिबेंचर से पैसा ले रहे हो तो डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करो, इक्विटी से ले रहे हो तो इक्विटी की, प्रेफरेंस से ले रहे हो तो प्रेफरेंस की। ठीक है सर, कैलकुलेट करो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब WACC इसको बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले आप इंडिविजुअल करो, क्या करो, KE करो, फिर KD की करो, फिर KP की करो,
KR की करो, ऐसे इंडिविजुअल कॉस्ट करो जो भी फाइनेंस का आपका सोर्स है, फिर आपको उनका सबका वेट लगा के वेटेड एवरेज करना है। कैसे करना है, क्या करना है, सारा समझेंगे आराम से, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप करो कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब लोन, डिबेंचर, बोरोइंग, जो भी इसको बोल सकते हैं, बॉन्ड्स वगैरह। इरिडीमेबल, इरिडीमेबल क्या होता है, मतलब अपन इसको कभी रिडीम ही नहीं करेंगे। रिडीम मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो 5 साल का लोन, 10 साल का लोन, 15 साल का लोन, इस केस में क्या कभी हम पैसा रिटर्न नहीं देंगे आपको। 10%, 12% जो भी आपका ब्याज बनता है वो हर साल पहुंच जाएगा, लेकिन परपेचुइटी तक, मतलब हम रिडीम नहीं करेंगे। मतलब अब हमका, जैसे हमने आपसे 1 करोड़ रुपए लिए, तो आपको 1 करोड़ पे 10%, 1-1 लाख रुपए हम, 1 करोड़ पे 10%, 10 लाख होता है, ठीक है। 10-10 लाख रुपए हम आपको हर साल देते रहेंगे, लेकिन हम आपको पूरे 1 करोड़ जो आपके हैं वो आपको कभी नहीं देंगे, ओके। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, केडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट 1-T अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। मतलब बोले तो इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट लिया, देखो आप जितना भी पैसा कमाते हो, ठीक है, आपने क्या लिया, यहाँ पे लिया आपने इंटरेस्ट लिया, ठीक है सर। अब देखो यहाँ नेट प्रोसीड क्यों लिखा, नेट प्रोसीड मतलब आपने कितना पैसा लिया सामने वाले से, कितने में, डिबेंचर, बोरोइंग, जो भी बॉन्ड है वो इश्यू हुआ। अब यहाँ पर सर इंटरेस्ट तो आपने लिख दिया, बिल्कुल सही बात है ना। इंटरेस्ट आपने कितना दे रहे हो, आपको बेसिक फॉर्मूला है तो पता ही है कि इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड कैसे। इंटरेस्ट आप कितना पैसा दे रहे हो, आपको ईयरली देना पड़ रहा है, और आपने कितना पैसा अरेंज किया, तो वो ईयरली अपना केडी निकल जाएगा। इतना सबको क्लियर है। सर यहाँ पर 1-T करना पड़ता है। 1-T क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आप टैक्सेस पे करते हो ना, उससे पहले आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेते हो। तो इंटरेस्ट अगर आप वहां पर कम कर लेते हो और बाद में अगर आप टैक्सेस पे करते हो, मतलब आप फायदा उठा लेते हो। जैसे आपको मान लो 1 लाख रुपए अगर देने होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसके पहले क्या टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स का बेनिफिट लेट से 30% है, तो आपको 30,000 का यहाँ बेनिफिट मिल गया, तो आप 70,000 ही दे रहे हो। तो 70,000 दे रहे हो तो कॉस्ट ऑफ डेट में आप 70,000 ही इंक्लूड करोगे, ये कोई दिक्कत है। अपन ने इतने सारे क्वेश्चन किए, पहले क्या करते हैं हम, पहले करते हैं ईबीआईटी लिखते हैं, ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर उसके बाद हम ईबीटी लिखते हैं, या फिर टैक्स माइनस करते हैं। तो सर ये जो इंटरेस्ट है इस पर तो टैक्स लगा ही नहीं, तो लगा ही नहीं, उसी को तो बोलते हैं टैक्स बेनिफिट। आगे समझ में आ गया, एक बार बता दो मुझे, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर आता है रिडीमेबल। रिडीमेबल में क्या होता है, रिडीमेबल में आप 5 साल 10 साल बाद रिडीम कर दोगे, मतलब सारा 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी अमाउंट है वो आप दे दोगे सामने वाले को। तो इंटरेस्ट 1-T तो सेम आ जाएगा, हाँ सर। अब देखो आरवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू आप पार पे भी कर सकते हो, जैसे 100 रुपए का डिबेंचर है तो 100 पे रिडीम कर दो, प्रीमियम पे करना है तो 110 पे रिडीम कर दो, कम पे करना है डिस्काउंट पे तो 90 पर रिडीम कर दो। तो रिडम्पशन वैल्यू मतलब आरवी हो गया। नेट प्रोसीड जितना आपने को इशू पर पैसा मिला, इशू भी पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे होता है। एन मतलब लाइफ ऑफ डिबेंचर, 5 साल 10 साल कितनी अपने को रखनी है। फिर यहाँ पर आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। यहाँ पर सिर्फ नेट प्रोसीड क्यों नहीं लिखा सर, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप मान लो आज 5 लाख, आज 1 करोड़ ले रहे हो और बाद में 1.2 CR आपको देना है, मतलब आप कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल के लिए यूज करोगे, तो आप 1 CR नीचे लिखोगे तो गलत है, क्योंकि आपने 1 CR आया लेकिन देना तो 1.2 CR है। अगर आप 1.2 CR लिखते हो तो भी गलत है, सर आए तो 1 CR थे, देना 1.2 CR है, तो दोनों का एवरेज करके लिख दो आरवी प्लस एनपी अपॉन 2, ठीक है, इंटू 100 आपका हो गया। नेट प्रोसीड क्या है, एनपी इज इक्वल्स टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा माइनस करना, ये गलती नहीं करना, नेट प्रोसीड में फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा माइनस करना, बहुत बच्चे ये इग्नोर कर देते हैं। फिर प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। प्लस प्रीमियम अगर मान लो आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हो या फिर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो माइनस आप डिस्काउंट कर दो, ओके सर, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है क्या कॉस्ट ऑफ डेट में, एक बार मुझे बता दो। कुछ भी डाउट हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या बोले, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ, ओके ओके ग्रेट। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में इरिडीमेबल। अब देखो यहाँ पर सेम, बस इंटरेस्ट 1-T की जगह प्रेफरेंस डिविडेंड डाल दो। क्यों सर, इंटरेस्ट में तो टैक्स बेनिफिट मिलता है, प्रेफरेंस डिविडेंड में 1-T क्यों नहीं कर रहे हो सर। तो आप याद करो, हम यहाँ पर ये चीज़ हमने पढ़ी, तो यहाँ पर EAT आता है, इसके बाद हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ क्या, है ना। तो आप समझो अगर यहाँ पर आप प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हो तो फिर आपको हम डिडक्शन थोड़ी देंगे, आपको टैक्स बेनिफिट कहाँ मिल रहा है, आप तो टैक्स डिडक्ट होने की बात कर रहे हो ना। तो यहाँ पर इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड ऊपर आ गया और फिर नीचे हमारा क्या आ गया, नेट प्रोसीड इंटू 100, ओके। फिर सेम ये रिडीमेबल के केस में,
रिडीमेबल के केस में क्या होगा, पीडी यहाँ आ गया, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, आरवी प्लस एनपी अपॉन टू, सेम फॉर्मूला जो डिबेंचर का था। कोई क्लियर है इसमें, कुछ डाउट है क्या, बता दो मुझे एक बार। दो पार्ट हो गए अपने, ओके। अब देखना कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स में अलग अलग फॉर्मूले चलते हैं। एक होता है के इज इक्वल्स टू डीपीएस अपॉन एमपीएस। क्यों डीपीएस अपॉन एमपीएस, कि हमने कितना डिविडेंड मिला और कितना हमने मार्केट में पैसा डाला था। मैंने आपको रेशियो में भी समझाया था, डिविडेंड यील्ड रेशियो, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में एमपीएस बोले तो आप कितना प्राइस मार्केट में डाल रहे हो, लेकिन डिविडेंड मतलब कितना प्राइस आपने कमाया। मतलब आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और आपने अगर 20 रुपए डिविडेंड के रूप में कमा लिए, मतलब आपने 20% कहीं ना कहीं कमा लिया। तो डीपीएस अपॉन एमपीएस आपका के ई हो गया। मतलब आपका रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कितनी हो गई, अरे मैं 100 रुपए अगर इस शेयर पर डालूंगा ना तो मेरे को 20 रुपए का डिविडेंड तो मिल ही जाएगा, मतलब के ई मेरा 20% हो गया, ठीक है। फिर यहीं पर अपन क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अपना क्लासिक फॉर्मूला है, डी1 अपॉन पी0, एक मिनट, D1/P0 इंटू 100। अब P0 में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देना अगर इशू करते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमको नेट प्रोसीड्स तक पहुंचना है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पर माइनस होगी। अब D1/P0 ये क्लासिक फॉर्मूला है, क्वेश्चन हम करेंगे तो और मैं डिराइव करके आपको बता दूंगा कि आपने कितना डिविडेंड आपको मिल रहा है फ्यूचर में डिवाइडेड बाय P0, मतलब कितना प्राइस पर आपने ये शेयर खरीदा है। सिंपल डीपीएस और ईपीएस जो एमपीएस जो लिखा है ना, उसी को बस इस फॉर्मूले में लिख रहा है, ओके। फिर यहाँ पर क्या, अगर मान लो कोई फर्म में ग्रोथ हो रही है हर साल, जैसे ये तो नो ग्रोथ वाला कंसेप्ट था, ठीक है। हर साल अगर ग्रोथ हो रही है 10%, 5%, जो भी हर साल ग्रोथ हो रही है, तो अपन क्या लिखेंगे, D1/P0 इंटू 100, ये वाला तो हो गया, प्लस जी कर देंगे। अब जी का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। बी मतलब आपका रिटेंशन, एक मिनट बहुत ज्यादा ही वो छोटा लिखा गया है। बी मतलब आपका आ जाता है रिटेंशन, है ना। आर मतलब आ जाता है आपका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। ये अपना क्लियर है। ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे हैं क्या, मैं आपको रिवीजन के एंगल से ही दे रहा हूँ। अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो एक बार और, मतलब आप प्रैक्टिस बेच या कुछ खरीदनी हो आपको नॉर्मल फास्टैग वगैरह, तो आप देख सकते हो। मैं इस हिसाब से समझा रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी बेसिक तो आता है, ठीक है। तो जी अपना बी इंटू आर हो गया, आया समझ में, ओके। फिर अपना D1, ये यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 प्राइस हो गया। इतना सबको क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, ये था डिविडेंड यील्ड अप्रोच, ये अब आ गया अर्निंग्स यील्ड अप्रोच। तो अर्निंग्स यील्ड में क्या हो जाएगा, D1 की जगह आपका, यहाँ पर D1 की जगह आपका E1 आ जाएगा, बाकी पूरा पॉइंट सेम है, कोई दिक्कत इसमें, सेम पूरा वो का वही पॉइंट यहाँ पर आ गया है ना। फिर आता है अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल। अच्छा, अर्निंग यील्ड भी देगा ग्रोथ मॉडल भी देगा, तो हम भी कर देंगे। ये वाला देखो, ये वाला D1, यहाँ पर अपन ने क्या किया, यहाँ पर ये D1 से यहाँ पर E1 कर दिया, और बाकी पूरा पूरा G प्लस कर दो एंड में, ठीक है। सेम फॉर्मूले हैं, मैंने फिर भी कैटेगराइज करके लिखे हैं। आप नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और अच्छा, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या, किसी बच्चे को कुछ डाउट है कि सर मुझे ये पार्ट समझ नहीं आया, वो पार्ट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। ये इतना पार्ट हो गया। अब देखो, अब बोल रहा है ये फॉर्मूला CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, ये क्या बोलता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अटेंशन ले लो बिल्कुल। यहाँ पर के इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। अब RF क्या है, RF आप समझ लो, ये है हमारा FD का रिटर्न, एफडी का रिटर्न, या फिर जनरली अगर एकदम टेक्निकल जाऊँ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है ना, उस पर जो रिटर्न मिलता है जो आरबीआई देती है, वो आरएफ होता है। आरबीआई डिसाइड करती है कि आरएफ हर महीने हर साल क्या होगा, ठीक है। तो एफडी का रिटर्न या फिर आप आरएफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिटर्न मांग सकते हो। ये मान लो 5% है ना। अब देखो, अब आपका RM माइनस RF, अब RM क्या है, RM है मार्केट का रिटर्न। मार्केट का रिटर्न बोले तो, मार्केट का रिटर्न बोले तो कि जैसे हम किसी भी कंपनी में पैसा डाले तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, या फिर मार्केट, शेयर मार्केट का रिटर्न टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट में क्या रिटर्न चलता है, शेयर मार्केट में आपका रिटर्न आता है, जैसे मान लो 10%, निफ्टी कितना बड़ा, फिर बाकी जो भी टॉप 50, निफ्टी 50 कितना बड़ा, बैंक निफ्टी कितना बड़ा, उस हिसाब से मार्केट का रिटर्न कैलकुलेट होता है। तो मार्केट ने रिटर्न दिया लेट से 15%, ओके सर, मार्केट ने रिटर्न दिया 15%, RF अपना लिख दो 5, मतलब आपने मार्केट में आप 15% कमा सकते थे, लेकिन आपने 5 ही कमाया RF से, इंटू बीटा। बीटा क्या होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है,
बीटा मतलब सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क वो आपका सीए फाइनल में एएफएम में समझेंगे। अभी बीटा का मतलब ये समझो कि मार्केट में अगर एक एक है, मतलब मार्केट जैसे, मतलब अगर 10% ऊपर जाता है 10% नीचे जाता है तो मार्केट का मूवमेंट, मार्केट से मार्केट का रिलेशन तो 1:1 होगा। लेकिन आपकी कंपनी का क्या रिलेशन है? आपकी कंपनी लेट से अगर मार्केट में 10% अप आता है तो आपकी कंपनी 20% अप जाती है, और मार्केट में अगर 10% डाउन होता है, मतलब मार्केट गिरता है, तो आपकी कंपनी 20% गिरती है। मतलब आपका बीटा क्या हो गया? डबल, 2 टाइम्स हो गया। तो आप यहाँ अगर लिख दोगे बीटा 2 टाइम्स है, एग्जाम्पल के लिए बीटा दिया था, किसी का 1.1 होता है, किसी का 1.01 होता है, कुछ भी बीटा हो सकता है। क्वेश्चन में आपको जनरली गिवन होगा, अदरवाइज इस जो भी मैंने इक्वेशन समझाई है इससे आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो 15 - 5 10, 10 इंटू 2 20, तो 5 + 20 मतलब 25 आपका क्या आ गया? कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल से आपका केई आ गया। तो आपका केई 25% आ गया। मतलब आप मार्केट से, मतलब आप अगर इस कंपनी में पैसा डाल रहे हो तो आप रिस्क अज्यूम कर रहे हो, ले रहे हो रिस्क, लेकिन आप 25% रिटर्न कमाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि मेरे को 5 तो एफडी में मिल रहा था, तो इतना तो मैं कमाऊंगा एफडी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। फिर मेरा मार्केट से अगर मैं अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला रिटर्न निकालूँ तो 15 - 5 मेरा 10, तो मेरे को 10 तो कमाना ही कमाना है। तो मेरे को 5 + 10 15 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मार्केट में अगर 10% अप जाता है तो अपना कंपनी 20% अप जाती है, लेकिन अगर मार्केट 10% डाउन आता है तो कंपनी 20% डाउन आती है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है? डबल, मतलब 2 आ रहा है बीटा। तो आपको 25% आपका आंसर आएगा केई का। इसमें कुछ डाउट है क्या? मैंने एक एक अच्छे तरीके से बिल्कुल समझा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत क्वेश्चन में आएगा। डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आएगा, फिर कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर साइड भी आ सकता है। तो आपने ये समझ लिया अच्छे से। इसमें कुछ डाउट हो तो आप बता देना, कमेंट भी कर देना, और वंशिता आपको कुछ डाउट हो तो आप बता दो। नहीं सर, क्लियर है ना? आ गया ना समझ में? ठीक है, अब फटाफट हो जाएगा, बस ये मेन थोड़ा सा पार्ट था। अब देखो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच क्या होता है। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच मतलब तो कि आपने अगर मतलब शेयर सेल कर दिया तो आपने क्या कमाया? आपने शेयर खरीद बेचा P1 पर, खरीदा था P0 पर, इस साल खरीदा अगले साल बेचा, तो P1 - P0 हो गया। डिविडेंड आपका एक्सपेक्टेड है तो ऐड कर दो अपॉन P0 × 100। आपने खरीदा और बेचा देखना है तो P1 - P0 ये हो गया, प्लस D1 अपॉन P0 × 100। ठीक है, P1 - P0 क्या आपने खरीदा बेचा, रियलाइज्ड यील्ड मतलब आपने इतना कमा लिया उस पर। ठीक है, लेट से आपने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर आपने 20 में खरीदा था, 20 में बेचा, 10 में खरीदा, और डिविडेंड कमाया 2 रुपए का। तो आपने क्या किया? 12 का बेनिफिट किया है। 12 डिवाइडेड बाई 10 मतलब आपका ये इंटू 100 मतलब 120% आपका हो जाता है। 1 मिनट फिर भी कैलकुलेट कर लो, हाँ 120% आपका आ जाता है आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके सर। फिर अब देखो, अगर के आर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो अज्यूम कर लेना है कि के ही है। अब के में एक और चीज समझना, के आर में से क्या करना, क्या रिड्यूस नहीं करना? फ्लोटेशन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट क्यों रिड्यूस करते हैं? क्योंकि आप उतना पैसा कमा रहे हो, मतलब बाहर से ला रहे हो, रेज कर रहे हो बाहर से फंड, तो आप इसलिए डिडक्ट कर रहे हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका खुद का पैसा है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है, मतलब खुद का पैसा है, बाहर से तो अरेंज करना नहीं पड़ रहा है, तो किसी डीमेट वाले को, किसी मर्चेंट को, किसी को नहीं पे करना है, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आता है। ठीक है, ओके सर। अब देखो ये अपनी टेबल हो गई, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी लिख दिया, रिटेन अर्निंग लिख दिया, प्रेफरेंस लिख दिया, डिबेंचर लिख दिया, अमाउंट इनके यहाँ लिख दिए। अब देखो टोटल अपना आ जाएगा वेट, टोटल वेट होता है अपना 1। ठीक है, टोटल वेट होता है अपना 1। तो इसमें सबको रेशियो मेंटेन कर लो कि मान लो जैसे ये आता है 10, ये आता है 20, ये आता है 30, ये आता है 40, है ना? इतना क्लियर है? तो 10 20 30 30 60 40, तो ये आ गया 0.10, ये आ गया 0.20, ऐसे वेट निकाल दिया। ये आ गया 0.30, ये आ गया 0.40। ओके सर। फिर उसके बाद हमको क्या करना है? के ई, के आर, के पी, के डी, ये जो ऊपर अपन ने स्टेप 1 देखी इसमें आप कैलकुलेट कर लेना। फिर यहाँ से क्या करोगे? इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे इस वाले कॉलम में, तो आपका ये जो भी आंसर आएगा ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी। ठीक है, हो गया सर? ओके, हो गया सर। अब देखो क्वेश्चन में जैसा दिया हो वैसा करना है। अगर क्वेश्चन बोले बुक वैल्यू वेट से करना है तो व्हेन बुक वैल्यू फिगर्स आर टू बी यूज्ड, मतलब बुक वैल्यू जो भी बैलेंस शीट में फिगर होता है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। फिर मार्केट वैल्यू वेट बोले तो मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके फिगर्स यूज करना है, व्हेन मार्केट वैल्यू फिगर्स आर टू बी यूज्ड। ओके,
प्रेजेंट जो भी मार्केट ट्रेडेबल मतलब जो भी डीमेट पर लिस्टिंग है, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, इन पर जो शेयर की प्राइस है उस शेयर प्राइस से हमको मल्टीप्लाई करके चलना है। मार्जिनल वैल्यू वेट बोले तो क्या सर, मार्जिनल मतलब एडिशनल, मतलब व्हेन WACC इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर न्यू प्रोजेक्ट और एडिशनल फंड, मतलब अगर नए प्रोजेक्ट या एडिशनल और फंड लाना है, 100 करोड़ हमारे पास है, 20 करोड़ और अरेंज करना है, तो उसका अरेंज करें तो उसका जो वेट बोले उसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चंस में करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा बहुत आपको हेवी लग सकता है, बाकी हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। अब देखो ये कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डबल से पहले पढ़ लेंगे, अभी एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ। वैल्यू ऑफ डेट क्या होती है, इंटरेस्ट अपॉन केडी, ये मैंने आपको समझाया था अभी कि आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी देख सकते हो कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट आपका आता है डेट इंटू केडी, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। तो जैसे ही आप क्या करो, डेट को यहीं रख दो और इसको इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट अपॉन केडी आ जाएगा। इतना क्लियर है। जैसे आगे ये अपना फॉर्मूला डिराइव हो गया। सेम डिविडेंड का भी यही फॉर्मूला है, डिविडेंड अपॉन के ही कर दो, ओके। फिर अब देखो वैल्यू ऑफ फर्म क्या आएगी, वैल्यू ऑफ फर्म क्या आएगी, डेट प्लस इक्विटी, मतलब जो डेट की वैल्यू आए और इक्विटी क्या है दोनों की मिला के तो फर्म की होती है, तीसरी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। हाँ सर, अगर मान लो टैक्सेस नहीं है तो देखो मैंने आपको क्या समझाया था, रिटर्न ऑन टोटल असेट भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर EBIT लेते हैं। ऊपर EBIT क्यों लेते हैं सर, ऊपर EBIT इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका ऊपर EBIT आएगा तभी उसके बाद ही तो इंटरेस्ट जाएगा, फिर टैक्सेस जाएगा, फिर आपका अगेन थर्ड चीज आ जाएगी क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, ओके सर। तो EBIT हमने यहाँ लिया, अपॉन में KO के लिया कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, मतलब डेट भी आ गई इक्विटी भी आ गई। हाँ सर, अगर टैक्सेस नहीं थे तो ऐसा कर दिया, टैक्सेस है तो EBIT 1 माइनस टैक्स, टैक्स माइनस क्यों करना है, क्योंकि इक्विटी में टैक्स माइनस ऑलरेडी हो चुका है, तो अपने को इक्विटी के लिए EBIT 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस टैक्स करना है, ओके। KO क्या हो गई, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई अपनी। अब देखो ये चीज़ है ना, वैल्यू ऑफ लिवर्ड बेटा और अनलिवर्ड बेटा, ये हम मतलब मुझे अभी ऐसा नहीं पढ़ाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन में अगर आया तो मैं पढ़ा दूंगा, अदरवाइज अपने को सीधा कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि क्वेश्चन उधर आपको मिलेंगे। अब नेट ऑपरेशन इनकम अप्रोच क्या है, ये सिर्फ एक थ्योरी पार्ट है, तो ये थ्योरी में आपको समझा देता हूँ। क्या ये बोलता है, दिस अप्रोच सेज व्हेन वी चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेट और इक्विटी दो का कॉम्बिनेशन को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। WACC रिमेन सेम, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर कम ज़्यादा करें तो WACC सेम रहता है। मतलब सर अगर मान लो 100 रुपये का इक्विटी है और 50 रुपये का डेट है, तो हम इसको अगर है ना 120 करें और इसको 10 करें ना, तो भी हमारा क्या है, हमारा WACC सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा यार, एक बात बताओ, इक्विटी की रेट अलग होती है, डेट की रेट अलग होती है, तो यहाँ पर पहले ये 150 था, अब ये 130 हो गया, तो हमने अगर चेंज किया, ये मान लो इसको 30 मान लो 150 कर लो, पर 150 है तो कैसे चेंज होगी, इसका रीज़न ये क्वेश्चन ऐसा, ये कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि वेनेवर वी इंक्रीज डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर KO विल रिड्यूस। क्यों, क्योंकि अगर हमने देखो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 99% कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले उतनी रिस्क भी तो ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ डेट से। क्यों, क्योंकि वो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो KO विल रिड्यूस बिकॉज डेट इज चीपर, बेसिक सी बात है। बट साइमल्टेनियसली KE विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज इंक्रीज डेट विल मेक कंपनी मोर रिस्की। अब देखो क्या बात है कि अगर आपका KD कम हो रहा है, KD जैसे मान लो, देखो एक एग्जांपल की तरह समझना, आपका ये है KE और KD है आपका 5%, ठीक है। अभी मान लो मैं अगर कॉस्ट ऑफ डेट मतलब मैं डेट इंक्रीज करता हूँ, क्यों, क्योंकि KE लाने में तो बाप रे 10% देना पड़ रहा है, KD तो 5% पे मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि आप कॉस्ट ऑफ डेट का फायदा उठाने के लिए आप क्या करने लग गए, आप और डेट खरीदने लग गए। तो लेट से बाद में इसका एवरेज निकलता था 7.5, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको 7.5 तक पहुंचा दिया। क्यों, क्योंकि डेट और ज़्यादा लोगे तो कंपनी रिस्की होगी, तो हल्का हल्का क्या KD भी बढ़ेगा, और ये हमारा ये कितना बढ़ जाएगा, रुको, ये तो अगर 5% ही हम मेंटेन करते हैं लेट से, ये अपना 10 है अभी, है ना, तो ये चेंज होगा अगर रेशियो ओवरऑल, मतलब मैं एग्जांपल के थ्रू कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें फिर आपका वेरिएबल्स चेंज होंगे। तो मैं कुल मिला के पॉइंट ये है कि KD जैसे बढ़ेगा
तो रिस्की हो रही कंपनी, तो केई और बढ़ेगा और केडी और बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं मीटिंग पॉइंट आएगा जहां पर आपका WACG वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो सेम हो जाएगा। तो ऑलवेज हमेशा सेम रहेगा। देखो यहाँ पढ़ना, हेंस डिक्रीज इन केडी मतलब केडी डिक्रीज हो रहा है, विल बी सेट ऑफ बाय इंक्रीज इन केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, वैल्यू ऑफ फर्म, वो दोनों हमेशा सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब भले कैपिटल स्ट्रक्चर में 60% इक्विटी हो, 40% डेट हो, या 80% इक्विटी हो, 20% डेट हो, या इवन 80% डेट हो, 20% इक्विटी हो, कुछ भी मिला के अपना कंक्लूजन ये है कि वैल्यू ऑफ फर्म और हमारा जो केडी जो है वो चेंज होगा, लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बोलते हैं KO वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आर्बिट्राज क्या होता है ये भी सिर्फ अभी के लिए समझा रहा हूँ, बाकी कैपिटल स्ट्रक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ सर, आर्बिट्राज क्या होता है? सेल द स्टेक इन ओवर वैल्यूड कंपनी, मतलब किसी कंपनी, जैसे एक बात बताना, दो कंपनी मेरे पास, ठीक है, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, लेट से रिलायंस और टाटा ले लेते हैं। यहाँ पर रिलायंस रखा है, यहाँ पर टाटा रखा है, ठीक है, रिलायंस और टाटा हमारे पास दो कंपनी है। रिलायंस की वैल्यूएशन है 100 CR की, टाटा की वैल्यूएशन है 150 CR की। दोनों के पास सेम असेट सेम लाइबिलिटी सब सेम है, बैलेंस शीट सेम दिखती है, लेकिन आपकी मार्केट प्राइस क्या है? टाटा की 150 CR है और रिलायंस की सिर्फ 100 CR है, तो आप किसके शेयर खरीदोगे? फंडामेंटली अगर आप देखो तो आप रिलायंस के शेयर खरीदोगे। क्यों? क्योंकि सेम प्राइस पे शेयर भी मिल रहा है लेकिन उसकी वैल्यूएशन कम है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये खरीदेंगे, ठीक है, ये बाय करेंगे। ये बाय करेंगे तो इसकी बेसिक सी बात है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। प्राइस जैसे अपनी अगर बढ़ती जाएगी तो ये मान लो 125 CR हो जाता है और अब इसकी डिमांड ही नहीं है, इसको अपन सेल करेंगे, इसको सेल करेंगे तो इसकी प्राइस कम होगी, तो ये आ गया 125 CR। तो ये भी हमने 125 कर दिया, ये भी 125 कर दिया, मतलब दोनों फर्म जो है उनकी वैल्यूएशन बराबर हो गई। तो सर ये जो आपने यहाँ पर बाय किया ना और यहाँ पर आपने सेल किया ना, तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट तो कमाया होगा, क्योंकि आप सेल कर रहे थे 150 पर और आज की वैल्यू तो 125 है। आप बाय कर रहे थे 100 पर और आज की वैल्यू तो 125 है, मतलब कहीं ना कहीं आपने प्रॉफिट तो कमाया ना। इसी प्रॉफिट को बोलते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज इज अ सिचुएशन वेयर वी अर्न प्रॉफिट विदाउट एनी रिस्क, जीरो रिस्क सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली तो दोनों कंपनी की प्राइस जो है वो 125 होना चाहिए, पर अपन क्या कर रहे हैं? 100 वाले को खरीद रहे हैं, 150 वाले को सेल कर रहे हैं और दोनों को प्राइस बैलेंस हो गया, मतलब इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम और आर्बिट्राज, दोनों चीजें हम बोल सकते हैं। क्या किया हमने? क्या किया? सेल द स्टेक इन ओवर वैल्यूड कंपनी, बाय स्टेक इन अंडर वैल्यूड कंपनी विच विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ ओवर वैल्यूड कंपनी, मतलब ओवर वैल्यूड कंपनी गिरेगी एंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ अंडर वैल्यूड कंपनी, मतलब अंडर वैल्यूड कंपनी बढ़ेगी। जैसे ऐसा सिचुएशन है मान लो, ठीक है, ओवर वैल्यूड कंपनी गिर रही है, अंडर वैल्यूड कंपनी बढ़ रही है, दोनों यहाँ पर आके बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सो इन लॉन्ग रन वैल्यू ऑफ बोथ फर्म विल रिमेन सेम, मतलब दोनों फर्म की वैल्यू जो है वो रिमेन सेम, मतलब सेम ही रहेगी, ठीक है। ये अपना, ठीक है, 27 मिनट्स अराउंड गया है पूरा। आपको कुछ डाउट है क्या वंशिता? एक बार मुझे बता दो, और बाकी किसी भी बच्चे को कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर में डबल इस पार्ट का रिवीजन हो जाएगा, है ना, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, लिवर्ड बीटा अनलिवर्ड बीटा और आर्बिट्राज वाले पार्ट की आपका पूरा अच्छे से मैंने करा दिया है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इलस्ट्रेशन वाले लेक्चर में नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो, इनकेस आपको प्रैक्टिस बैच वगैरह परचेज करनी है, आप लाइव देख लीजिए, और ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इनकेस आपको प्रैक्टिस बैच परचेस करने का इरादा है। कॉस्ट जस्ट 1500 है अभी, ठीक है, तो आप कर सकते हो। बाय बाय।